तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी उत्तराखंड की जनजाति। उत्तराखंड की जनजाति या उत्तराखंड का एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक एग्जाम में आता है, और इसी के तहत हमने जनजातियों वाला टॉपिक शुरू किया था। और जनजातियों के हम 3-4 जनजातियाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी। जनजाति का जो जौनसारी है उसका भी एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, और आज हम जौनसारी जनजाति का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से मिलेंगे। जनजाति आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बट आज आपको कुछ ना कुछ जरूर नए फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे जो शायद ही इससे पहले आपने पढ़े होंगे। तो पूरा निचोड़ जनजातियों का इसमें दिखाया गया है, तो प्लीज़ क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास पसंद आएगी तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास जो है हमारे पास यहाँ से शुरू होगी। इससे पहले की जो क्लास थी हम उसको प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पुरानी क्लास नहीं देखी होगी वो देख के जरूर आएंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे 28 पॉइंट कि बिस्सू मेले में वो आटे के पापड़ बनाते हैं, चावल के आटे के पापड़ बनाते हैं, और इन्हीं को लाडू या साकुली के नाम से जाना जाता है। ये क्लास हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, चीज़ें कंप्लीट हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो पहले एक बार इसका रिवाइज करेंगे, तभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 29 वाला फैक्ट इनका देखेंगे, जौनसारी जनजाति का। तो क्या फैक्ट हमारे बारे में हमको देखने के लिए मिलता है, उस चीज़ को गौर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की पहली हेडिंग लिखिएगा, वो है राजनीतिक जीवन। जौनसारी जनजाति का जो राजनीतिक जीवन है उससे क्या पॉइंट हमको बनते हैं वो देखते हैं। तो आज की पहली हेडिंग है आपका राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में यहाँ का पहला पॉइंट आता है कि इस क्षेत्र में कितनी पट्टियाँ हैं। तो इस क्षेत्र में पट्टियाँ देखने के लिए मिलती 39, या कितनी खतें हैं तो आपको देखने के लिए मिलती 39। जौनसार क्षेत्र में कितनी पट्टियाँ या कितनी खतें हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो कितनी पट्टियाँ और कितने खतें हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे 39 पट्टी या 39 खतें हैं यहाँ पे। ठीक है। और राजस्व ग्राम अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा राजस्व ग्राम कितने हैं, तो राजस्व ग्राम आप बोलोगे 358 है। तो यहाँ से बेसिक से वन लाइनर पॉइंट बनते हैं, और हमको ये डाटा पढ़ा हुआ होता है पर याद नहीं होता है, इसलिए चीज़ों को याद करना है। मैंने पहले भी बताया, तो चीज़ों को याद करने में ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं। तो भाई पट्टी या खतें कितनी थी 39, और जबकि राजस्व ग्राम की बात आएंगे तो 358 है। ये आपको याद करना है दोस्तों। जब इनकी खतें होती है तो गांव होते हैं जो इनके, तो गांव की जो पंचायत होती है उस पंचायत को क्या बोला जाता है, खुमरी बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि गांव की पंचायत को क्या कहते हैं, तो गांव की पंचायत को खुमरी कहते हैं। भाई गांव में पहले पंचायत होते थे, पंचायतों में पंच बैठते थे। थारुओं में मैंने आपको पंचायत पढ़ा रखी है, आप देख के आ सकते थारुओं की पंचायत। ऐसे गांवों में पहले पंचायतें होती थी जो आपस में ही न्याय व्यवस्था कर देती थी। तो इनकी पंचायत क्या है, खुमरी है। और खुमरी का जो मुखिया होता है, खुमरी का जो मुखिया होता है, उस खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। और खुमरी के मुखिया को बोला जाता है सयाना। सर आप बोल रहे हो कि ये पंचायत को क्या कहते हैं, खुमरी कहते हैं, और उस पंचायत का कोई ना कोई तो सुपीरियर होगा, सीनियर होगा, जज होगा, उसी को क्या बोलते हो, सयाना। यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो पंचायत के मुखिया को जौनसारी जनजाति में क्या कहा जाता है, तो पंचायत के मुखिया को जौनसारी जनजाति में सयाना कहा जाता है। ठीक है। तो गाँव की जो पंचायत होगी, तो गाँव की पंचायत को तो क्या बोलेंगे, खुमरी। और जो खत की पंचायत होगी, खत की पंचायत को क्या बोला जाता है, खतखुमरी। ये भी आप ध्यान रखना। छोटी होती है खुमरी और खतखुमरी बड़ी होती होगी। तो गांव की पंचायत को क्या बोला जाता है, खुमरी, और खतों की पंचायत को क्या बोला जाता है, खतखुमरी। इतना डीप ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस नॉर्मल खुमरी से ही क्वेश्चन आ सकता है कि खुमरी के प्रमुख या खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है, जो कि आपको पता चल गया है। खुमरी के प्रमुख या खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है, सयाना कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है, या पंचायत के प्रमुख या मुखिया को क्या कहा जाता है, सयाना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये सारे पॉइंट याद करने। जो भी चीज़ें बोर्ड पे लिखी गई है वो सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको वो सारे पॉइंट लिखने हैं नोट करके कॉपी में, और वो याद करने हैं। ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है कभी, तो वो थोड़ा सा माफ़ कर देना। पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, कभी हल्का फुल्का इधर उधर हो जाएगा तो आप उसे माफ़ कर देना, या आप कमेंट में करेक्शन करवा सकते हैं, या आप मैसेज भेज के भी करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमको जो चीज़ें देखने के लिए मिलती है वो चीज़ें मिलती है पंचायत के स्तर। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप बोल लो पंचायत को खुमरी कहते हैं, या ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जौनसार क्षेत्र में खुमरी कितने प्रकार की होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, खुमरी कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या बोलोगे भाई,
क्योंकि पंचायत को ये तो खुमरी कहा जाता है। या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायतों के स्तर कितने हैं, स्तर बोलेगा तो लेवल कितने हैं, या लेवल बोलेगा तो टाइप कितने हैं। पंचायतों के प्रकार बोलेगा या खुमरी के प्रकार बोलेगा, बात एक ही हो गई, क्योंकि पंचायत को ये क्या बोला जाता है, खुमरी बोला जाता है। ओके सर, इनके कितने प्रकार होते हैं? तो पंचायतों के या खुमरियों के इनके 5 प्रकार होते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखना, 5 टाइप। सबसे पहले गांव होता है, तो गांव की खुमरी हो गई, सबसे छोटा लेवल पे गांव। जैसे हमारे यहाँ होता है पहले सत्रीय न्यायालय, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो लेवल होते हैं कोर्ट के। तो ऐसा ही है, पहले इनका गांव की खुमरी है, गांव के बाद इनकी खत खुमरी होगी, खत की खुमरी। उसके बाद अंतर खतीय खुमरी, 3-4 खतों का जो ग्रुप होगा उस 3-4 खतों की एक खुमरी होगी, जिसको बोलेंगे अंतर खतीय खुमरी। फिर बहुत सारे गांवों का भी एक खुमरी होगा, एक पंचायत होगा, उसको बोलेंगे अंतर ग्रामीण खुमरी। और एक पूरे एरियाज का खुमरी होगा, जिसको बोलेंगे क्षेत्रीय खुमरी। तो भाई यहाँ से पॉइंट बन सकता है, और आपको ये फैक्ट याद करने हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट लिखे हैं? गांव की खुमरी है उनकी, एक खत खुमरी है उनकी, एक अंतर खतीय खुमरी है, एक अंतर ग्रामीण खुमरी है, एक क्षेत्रीय खुमरी है। ये भी आपको याद करना है। लाइन वाइज से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, गाँव से खत में जा रहे हैं, खत से अंतर खत में जा रहे हैं, अंतर खत से अंतर ग्रामीण में जा रहे हैं, और उसके बाद क्षेत्रीय खुमरी, पूरे रीजन की खुमरी। और खुमरी होती क्या है? इनकी न्याय पंचायत होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये सारी बातें आपको पता चल गई। इसके मुखिया को क्या कहते हैं? सयाना कहते हैं। तो सारे फैक्ट को अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में लिखें। किताब की लैंग्वेज है, यूट्यूब चैनल की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज कोई नहीं लिखनी। आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, तो चीज़ों को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद कर पाओगे। दोस्तों आगे अगर हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर क्या फैक्ट देखने के लिए मिलता है? अगला पॉइंट है आपका 34 नंबर का पॉइंट, अगर आपने इसके 5 प्रकार पढ़ लिए। सर, खुमरी में अपना मामला दर्ज करवाने हेतु शुल्क देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हमारा मामला चलेगा, तो हमको पेमेंट करनी पड़ती ना, फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं, स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है, न्याय शुल्क देना पड़ता है, यहाँ तक कि वकील करेंगे तो वकील को भी पैसा देना पड़ता है। तो न्याय व्यवस्था जो है वहाँ पर भी पैसा खर्च होता है। ऐसे ही इनकी खुमरी में भी अगर 2 लोगों का विवाद चल रहा है, 2 लोगों का मुद्दा है, तो अपना फैसला सुनाने के लिए खुमरी को पहले शुल्क देना पड़ता है। 2 लोगों की लड़ाई हो रही है सपोज दैट, और वो पंचायत खुमरी के पास जा रहे हैं, फैसला सुनाओ भाई, तो खुमरी उससे क्या लेती है? शुल्क लेती है, और उसी को कहा जाता है नालस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नालस क्या है? जौनसार क्षेत्र में अगर खुमरी आपका फैसला सुनाएगी तो खुमरी आपसे शुल्क लेगी, और उसी शुल्क को क्या बोला जाता है? नालस बोला जाता है। यह फैक्ट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है। नालस पॉइंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक टर्म है तिहाड़, इंपॉर्टेंट करके याद कर लेंगे इस तिहाड़ वाले फैक्ट को भी। इस तिहाड़ वाले फैक्ट को मैं टॉपिक से हट के बात करता हूं, तो नोट करके आप जरूर लिख लीजिएगा ये टॉपिक से हटके, कि तिहाड़ टिहरी रियासत में क्या था। टिहरी रियासत में तिहाड़ जो टर्म था, तो टिहरी रियासत में तिहाड़ टर्म एक प्रकार का कर हुआ करता था। टिहरी रियासत में तिहाड़ एक प्रकार का कर हुआ करता था, अगर क्वेश्चन पूछेंगे। वर्तमान में तिहाड़ एक प्रकार की जेल हुआ करती मुंबई में, कि बोलते ना तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल, तो वो आपने सुना होगा। यहां पे तिहाड़ शब्द का क्या टर्म आता है? तिहाड़ शब्द का क्या मतलब है? हमने बोला इनकी पंचायत होती है सर खुमरी। खुमरी में अगर अपना फैसला सुनाना है तो उसको एक शुल्क देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं नालस। सपोज करो मेरा किसी से पंगा हुआ, मैंने गलत काम किया था, और खुमरी ने या पंचायत ने मुझे सजा सुना दी है, कि 3 महीने तक मुझे सजा सुना दी कि ये करना है, वो करना है, या भरण पोषण करना है उस परिवार को, या उस परिवार को इतना धन देना है। और पंचायत ने जो फैसला सुनाया, जज ने जो फैसला सुनाया, मैंने वो फैसला नहीं माना, तो खुमरी का फैसला अगर मैं न मानूं तो मुझे गांव से बेदखल कर दिया जाता है, समाज से बेदखल कर दिया जाता है। समाज के क्रियाकलापों में, कार्यक्रमों में, रीति रिवाजों में उस आदमी को बुलाया नहीं जाता है। उनकी यूनिटी बड़े अच्छे लेवल की होती है। गांव का कोई ऐसा परिवार जो लड़ाकू परिवार है और खुमरी का कहना नहीं मान रहा है, तो उस परिवार को गांव से अलग कर दिया जाता है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है तिहाड़। उसी प्रोसेस को बोला जाता है तिहाड़। तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। गांव से जिस व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया जाता है उसको बोला जाता है तिहाड़। तो गांव से बहिष्कृत करना, या मैं यहां पर लिख देता हूं, खुमरी द्वारा बहिष्कृत करना। खुमरी द्वारा बहिष्कृत करना क्या कहलाता है आपका? तिहाड़ करना। अब खुमरी बहिष्कृत करेगी क्यों?
खुमरी ने कोई फैसला सुनाया और आपने उनके द्वारा दिया गया फैसले को माना नहीं, अपमान कर दिया, तो आपको गांव से बेदखल कर दिया जाएगा और उसी प्रोसेस को बोला जाता तिहाड़। तो तिहाड़ नामक प्रथा किस जनजाति में देखने के लिए मिलती है? तो आप क्या बोलेंगे? जौनसारी जनजाति में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बाकी कुछ मिसमैच होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ दोस्तों कि मैं सारी चीज़ें आपको वही बता रहा हूँ कि जो हमने किताबों में या जो हमने बुकों में पढ़ी, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जौनसारी समाज का नहीं हूँ, मैं उस क्षेत्र में रहा नहीं हूँ, एक दो बारी का गया हूँ उधर बस। तो हमको किताबों में जो भी देखने के लिए मिलता है उसी चीज़ को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, फिर भी कुछ हल्का फुल्का मिसमैच हो तो माफ़ करना, क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि हम दीपावली को 1 महीने बाद नहीं मनाते हैं। हमने किताबों में पढ़ा होगा, आपने परीक्षा वाणी में भी पढ़ा होगा कि दीपावली वो 1 माह बाद मनाते हैं। उन्होंने बोला हम 10-12 दिन बाद ही दिवाली मनाते हैं, कुछ ऐसा कमेंट कुछ करके आया था। तो वो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। हमने जैसे किताबों में पढ़ा है और मान्यता प्राप्त किताबों में पढ़ा है, उन्हीं किताबों से थोड़ा डिटेल लेके आपको बता रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कमी होगी तो आप कमेंट में या मैसेज करके जरूर करेक्शन करना। एक्चुअल में जो चीज़ें होती होंगी वो आप लोगों को पता होगा। मेरे गाँव में, मेरे क्षेत्र में एक्चुअल में चीज़ें क्या होती है वो ज़्यादातर मुझे ही पता होगा। तो ऐसी आपके क्षेत्र में, आपके कल्चर में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है वो आपको पता होगा, ना किसी बुक लिखने वाले को, ना हमको, ना किसी को। तो आप बेझिझक होकर बताइएगा, कुछ कमी होगी, कुछ गलत कर रहे होंगे तो आप बेझिझक होकर बताना कि सर ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक है जी, आगे अगला है, अगली हेडिंग है आपकी राजनीति वाला हो गया वेशभूषा। अगली हेडिंग लिखेंगे आप वेशभूषा। अगली हेडिंग लिखेंगे आप 36वां पॉइंट है जौनसारी जनजाति का वेशभूषा। वेशभूषा या आप लिख सकते हैं पहनावा। इन पहनावा से क्या पॉइंट बनता है? पहनावा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पहनावा से बनने वाले क्वेश्चन हमने भोटिया जनजाति में भी पढ़े होंगे, थारू जनजाति में भी पढ़े होंगे कि किसको क्या कहते हैं। जैसे हमने बलडंग का भी पढ़ा होगा, सालीपुली का भी पढ़ा होगा, पैनतुराण का भी पढ़ा होगा। याद आ रहे हैं आपको ये चीज़ें? और अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं आ रही तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये चीज़ें मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। और अगर आपको पुराना ही याद नहीं है, आपने पढ़ भी लिया और आपने लिख भी लिया, तो आपको याद नहीं है तो नया पढ़ने का कोई अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, आप याद करते चले चीज़ों को। तो यहाँ पे एक आता पहला, वो है ऊनी पजामा। तो ऊनी पजामा को क्या बोलते हैं? सोनतुणु। ऊनी पजामा को एक नाम देखने के लिए मिल रहा है सोनतुणु, या ऐसा मिलता जुलता कुछ बोलते होंगे, ऊनी पजामा सोनतुणु। अगला है ऑल, और ये लगता है मुझे कभी ना कभी पेपर में आ सकता है या इंपॉर्टेंट लगता है, इसको याद करेंगे। ऑल, ऑल किसे कहते हैं? तो जौनसारी समाज में जो रंग बिरंगे जूते होते हैं उनको बोला जाता है ऑल। जौनसारी समाज में जो रंग बिरंगे जूते होते हैं उनको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उन्हें कहा जाता ऑल। तो ऑल क्या है? जौनसारी जनजाति में पहने जाने वाले रंग बिरंगे जूते। एक होता है डिगुबा। डिगुबा किसे कहा जाता है? टोपी। टोपी जैसे मैंने पहनी है कैप, तो ऐसे एक टोपी होती है उनकी साइड से गोल वाली, जिसमें यहाँ पे फूल भी लगा होता है, तो उसी को बोलते होंगे जो जौनसारियों की टोपी होती है, तो उसको बोला जाता है डिगुबा। क्या पता उस टोपी से भी भिन्न होती होगी, कुछ अलग ही टोपी होती होगी, तो वो वही बोल पाएंगे। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, हमें तो एग्जाम निकालना है, और जब हमें एग्जाम निकालना है तो हमारे पास तो क्वेश्चन आएगा कि जौनसारी जनजाति में टोपी को क्या कहा जाता है। तो हमको टोपी को क्या कहा जाता है भाई? डिगुबा कहा जाता है। इतना याद करना है, टोपी इक्वल टू डिगुबा, टोपी इक्वल टू डिगुबा, आपको इतना याद करना, दैट्स इट। ओके, याद करनी है चीजें, मैं अभी भी कह रहा हूं, सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, याद करनी है चीजें। आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा, कड़वी है मगर सच है, मैं आपको बता रहा हूं। आप कोई भी कोचिंग चले जाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी टीचर से पढ़ लो, नौकरी तब तक नहीं लगेगी जब तक आप चीज़ों को याद नहीं करोगे। हर कोई बोल देता कि आओ 100% सिलेक्शन है हमारा, आओ हम पढ़ाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, 2 महीने में तैयारी, 2 महीने में पुलिस बना देंगे, 2 महीने में आबकारी बना देंगे। आप पढ़े लिखे लोग हो, सच लगता है आपको? ऐसी बातें हो सकती है? नहीं हो सकती। आपको स्वयं से पढ़ना पड़ेगा और आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कोचिंग सेंटर, टीचर या जैसे मैं हूँ, यूट्यूब चैनल आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी यार दोस्त, तभी बात बनेंगे ना। तो आप याद करने पे ज़्यादा फोकस करें, इधर उधर छुक 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 अलग अलग जगह से पढ़ने पे ना फोकस करें। ठीक है, अगला शब्द है डांट। तो जौनसारी समाज में डांट किसे कहा जाता है? तो एक रुमाल होता है बड़ा सा, उस रुमाल को बोला जाता है डांट। एक हो जाता है डांडू, एक ऐसा शब्द है डांडू। ठीक है, और ये जो शब्द का प्रयोग किया जाता है सर पर बांधे जाने वाला कपड़ा। जैसे हमारे समाज में हमारी मम्मी बहनें गढ़वाल में, हमारे क्षेत्र में पौड़ी गढ़वाल में, जब खेतों में काम करने के लिए जाते तो वो सर पर एक साफा टाइप का बांधते, बड़ा सा होता है। तो ऐसे जौनसारी समाज में भी सर पे कपड़ा बांधा जाता है, उसको ढांडू कह के एक पुकारते हैं। ठीक है, तो सर पर बांधे जाने वाला कपड़ा उसे क्या कहते हैं? ढांडू। शायद से स्कार्फ होता हो गए। ठीक है, हम लोग बोलते उसे स्कार्फ बांध रखा सर पे। ठीक है, एक बड़ा सा कपड़ा आता है रुमाल जैसे, उसको सर पे बांध देते। अगला,
तो ये थे इनके पहनावा से कुछ क्वेश्चन, जहां पे डिगुबा और ऑल आपको ये याद करना है। अगर आप इतना भी याद कर लोगे, ऑल बोले तो रंग बिरंगे जूते और डिगुबा बोले तो टोपी, तो मुझे लगता है अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा इस टॉपिक से तो यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस है क्वेश्चन बनने का, पहनावा से क्वेश्चन बनेगा। तो लिखने का तो हमको सब कुछ लिखना है, लिखने का तो हमें याद करने का सब कुछ करना है, वो कुछ चीज़ें होती है ना इंपॉर्टेंट कि यार ये बन सकता है, वो मैंने आपको बता दी है। मेरे दोस्तों, याद करते हुए चलें, लिखते हुए चलें, समझते हुए चलें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, अब तो मैंने मैसेज वहाँ पे ऑन कर दिया है। आप वहाँ पे आराम से इजीली पूछ सकते हैं कि सर वो क्या चीज़ पढ़ाई थी आपने, वो समझ नहीं आया, तो आपको बताया जाएगा, या आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने नंबर भी आपको दिया हुआ है। अगली हेडिंग लिखेंगे जौनसार क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति। जौनसारी जनजाति के जो भी पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए, उनकी राजनीति पढ़ ली, उनके मेले पढ़ लिए, उनके त्योहार पढ़ लिए, उनकी सांस्कृतिक समाज पढ़ लिया। अब क्या बच गया? पूरी जनजातियों में सिर्फ एक ही जनजाति है, जौनसारी जनजाति, जहां पे हमको हेडिंग देखने के लिए मिलती है जौनसार क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति। जौनसारी जनजाति, जौनसारी क्षेत्र सबसे खतरनाक जनजाति है, अच्छी जनजाति है, जिन्हां से बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं। राजनीति के क्षेत्र में बड़ा नाम किया, देश की आजादी में बड़ा नाम रोशन किया, यहां तक कि शहीद हो गए। संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम किया, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम किया। तो जौनसारी जनजाति के प्रमुख व्यक्ति आपकी हेडिंग होगी। तो अगली हेडिंग लिखेंगे प्रमुख व्यक्ति जौनसारी जनजाति के, फेमस पर्सनालिटी ऑफ जौनसारी ट्राइब। जब हम प्रमुख व्यक्तियों की बात करेंगे तो पहला नाम हमारे पास आएगा वीर केसरी चंद। बहुत महान 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 पुण्यात्मा वीर केसरी चंद, ये जौनसार क्षेत्र के शहीद होने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। तो वीर केसरी चंद किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी समाज, जौनसारी जनजाति से संबंधित है। 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था। 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ। जन्म कहां पे हुआ? चकराता क्षेत्र के क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो वीर केसरी चंद का जन्म कहां हुआ? चकराता क्षेत्र के क्यावा गांव में हुआ। लगभग 1920 में इनका जन्म हुआ, जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान इनका भी जन्म हुआ 1 नवंबर 1920 में। जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसी जैसी एज बढ़ी, युवा अवस्था में गए, देश प्रेम की भावना इनके अंदर थी और आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुनिएगा बातों को, मैंने हमेशा से बोला है, कहानी सुनोगे चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। जैसे जैसे मैं बातें बता रहा हूं वैसे वैसे दिमाग में अगर इमेज कर रहे हो, चित्र बना रहे हो, कोई फौजी लड़का, यूथ, देश प्रेम की भावना से ओतप्रेत आजाद हिंद फौज में शामिल हो गया, ऐसा दिमाग में तुम इमेज चला पा रहे हो, इमेज बना पा रहे हो, तो आप एक सही रास्ते पे हो। आपको चीजें इजीली और जल्दी और लॉन्ग टर्म तक याद होगी, और जीके को याद करने का कोई तरीका नहीं है। जो हम पढ़ेंगे उन चीजों के दिमाग में चित्र बनने चाहिए, इमेज बननी चाहिए, फिर चीजें याद होंगी। तो वीर केसरी चंद जौनसार क्षेत्र के पहले शहीद है। 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था क्यावा गांव चकराता में। आजादी की भावना, देश प्रेम की भावना थी और आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। आजाद हिंद फौज में जब ये शामिल हुए तो इनकी ड्यूटी, इनकी पोस्टिंग कहां पे हुई थी? नॉर्थ ईस्ट में। मणिपुर की कैपिटल इंफाल में ये थे और वहां मैदानी भागों को पहाड़ी भागों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया था। उस समय नदियों को पार करना एक बड़ा बवंडर होता था, याद नहीं, पार नहीं कर सकते थे। सोचो आपके गांव मोहल्ले में जहां पे भी पुल बना होगा, जस्ट इमेजिन कि जब तक ये पुल नहीं था गांव के लोग कैसे जाते होंगे। आजकल तो बड़ी बड़ी नदियों पे पुल बने हैं। सोचो हम गढ़वाल से देहरादून जाते हैं, हमको हरिद्वार में गंगा नदी पार करनी होती थी। उस जमाने में पौड़ी वाले देहरादून कैसे जाते होंगे? मैं तो ये सोच रहा हूं उस गंगा नदी को पार कैसे करते होंगे, इतनी बड़ी नदी को। सोचो, ऐसा भी नहीं है कि गर्मियों के टाइम पे सूख जाएगी, पानी कम हो जाएगा। गर्मियों के टाइम पे भी दुनिया भर का पानी, जैसे आजकल देख लो, आप ऋषिकेश में राफ्टिंग कर रहे हो उस नदी में, गंगा नदी में। सोचो गर्मियों के टाइम पर भी इतना ज्यादा पानी है। उस जमाने में अगर मुझे पौड़ी से देहरादून जाना था तो मैं कैसे जाता रहूंगा? तो पुलों की बड़ी पावर थी। इसीलिए मैंने तुम्हें हिस्ट्री में भी पढ़ा रखा है कि पुलों पे कर लगता था। और आपने कमेंट करके बताना, आज का होमवर्क आपका यही है कि पुलों पे लगने वाला कर कौन है? पुलों पर लगने वाला कर, पुलों पे लगने वाले कर को क्या कहते थे, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आपने पढ़ रखा है तो आपको बताना पड़ेगा। और वीर केसरी चंद ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पुल को तोड़ दिया, जिससे अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई।
अंग्रेज उनको वहां से पकड़ के लाए, दिल्ली लेके आए और दिल्ली में 3 मई 1945 को मात्र 24-25 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी। एक यंग लड़का जिसके अंदर देश प्रेम की भावना है, अंग्रेजों को परेशान करने के लिए पुल तोड़ा था, अंग्रेज उन्हें पकड़ के लाए, दिल्ली में फांसी दी थी। कब? 3 मई 1945 को। फांसी क्यों हुई थी? इंफाल बम केस में या इंफाल ब्रिज केस में फांसी हुई थी। आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, जन्म 1920 क्यावा गांव, मृत्यु 3 मई 1945। अब फांसी कहां पे दी गई? दिल्ली में दी गई थी। कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर लोगे। जौनसार क्षेत्र के पहले शहीद। तो ये सारे फैक्ट इनके बारे में जो बोर्ड पे लिखे अब आप नोट कर सकते हैं। आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, ये मैंने बता दिया है। आप कमेंट करके आज का दूसरा क्वेश्चन बता देना कि आजाद हिंद फौज कब और किसने बनाई थी। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, अगर आप हमसे प्रॉपर पढ़ते हैं, अगर आपके अच्छे नोट्स लगते हैं, आपको बनाते हो, आप कमेंट करते हो कि सर क्लास नहीं आ रही, क्लास पढ़ाओ, तो हम भी बोल रहे हैं आपको कि कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पता है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दो ऑन द स्पॉट, और अगर आपको नहीं पता है फिर आपकी जिम्मेदारी बनती, पन्ने पलटो, गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, जानो क्यों नहीं आता तुम्हें। ये भावना अपने दिल में रखनी चाहिए कि यार हमें पूछ दिया है क्वेश्चन और हमें नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है आपको, पढ़ो उसे, ढूंढो उसे और याद करो। अगला पॉइंट क्या बताया कि इम्फाल में पुल तोड़ने की वजह से 3 मई 1945 को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। मैंने बताया था इम्फाल में पुल तोड़ा था, फौजी वहां से पकड़ के लाए अंग्रेजों के और दिल्ली में उनको फांसी दे दी गई। बोलेंगे वेयर, फांसी कहां दी गई थी? दिल्ली में दी थी। वैन कब दी गई थी? 3 मई 1945 को। 20-25 साल की उम्र में, और वाई क्यों दी गई थी फांसी? पुल तोड़ने की वजह से। 20-25 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। संभवतः जौनसार के पहले शहीद का दर्जा भी इनको मिलता है। जौनसार क्षेत्र के पहले शहीद का दर्जा भी इन्हीं को मिलता है, वीर केसरी चंद को। कहीं कहीं पर मैंने यह भी पढ़ा है कि ऐसी देश प्रेम की भावना या रियासत के विरुद्ध भावना सीदेव सुमन के अंदर भी थे, और सीदेव सुमन भी एक छोटी सी उम्र में शहीद हो गए थे। शहीद बोले तो कहीं ना कहीं शहीद हुए, उन्होंने अनशन करी, भूख हड़ताल करी, जेल के अंदर ही रह गए, उनको खाना पीना नहीं दिया, सबको पता था कि वो जेल के अंदर हड़ताल है, भूखा है, फिर भी वो शहीद हो गए देश के लिए, राज्य के लिए। तो इनको जौनसार क्षेत्र का सीदेव सुमन भी मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आएगा वीर केसरी चंद के लिए तो लिख देना कि जौनसार क्षेत्र का सीदेव सुमन किसे कहते हैं, या जौनसार का श्रीदेव सुमन। तो अगर ऐसा पॉइंट अगर आपके पास आएगा तो आप इसे नोट करके लिख लेना, जौनसार का श्रीदेव सुमन भी किसको बोला जाता है? वीर केसरी चंद को बोला जाता है। कब, कहां, क्यों फांसी दी गई मैंने बता दिया। 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी। तो वीर केसरी चंद इन शहीद की याद में चकराता के क्षेत्र में चौली थात नामक जगह पे इनके याद में मेला लगता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा वीर केसरी चंद की याद में मेला कहां पे लगता है, तो आप बोलोगे चौली थात में लगता है। चौली थात कहां पड़ता है? चकराता क्षेत्र में पड़ता है। और यहीं पे एक गार्डन भी है, रामताल गार्डन, यहीं पे एक गार्डन भी है, रामताल गार्डन। ठीक है, एक बार मौका मिला था चकराता साइड घूमने का, तो 4-5 दिन का विजिट मैंने वहां किया था। तो उस टाइम मैं यहाँ पे भी गया था। एक बहुत अच्छी जगह पे, पहाड़ी पे ग्राउंड टाइप का है, वहाँ पे मंच वगैरह भी बना रखे, एक मंदिर वगैरह भी बना रखी है, और वीर केसरी चंद का स्टेचू भी बना रखा मंदिर के अंदर, शहीद की मूर्ति बना रखी मंदिर के अंदर। वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे एक छोटा सा बुग्याल टाइप का ग्राउंड है, हरियाली उस ग्राउंड में रहती है, और नीचे स्टेज भी बना रखा है। वहाँ पे नेता लोग आते होंगे, भाषण वगैरह होते होंगे जब मेला लगता होगा। और वहाँ पे एक आर्टिफिशियल एक छोटी सी झील भी बना रखी है, और उसी झील का नाम है रामताल गार्डन, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो हमें वीर केसरी चंद के बारे में, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी फौज में भर्ती थे, क्यों शहीद हुए, कहाँ पुल तोड़ा था, कब शहीद हुए, कहाँ शहीद हुए, कहाँ पे फांसी दी गई, जौनसार का सीदेव सुमन कहते हैं। इनकी याद में मेला लगता है, कब लगता है? 3 मई को। कहाँ पे लगता है? यहाँ पे रामताल गार्डन का है। अगर क्वेश्चन आएगा रामताल गार्डन का है तो इसका आंसर भी हम क्या करेंगे? चकराता करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। बाकी जब जिला सीरीज पढ़ाई होगी देहरादून का, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई होंगी। तो वीर केसरी चंद के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता चली। अब बहुत 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 फेमस पर्सनालिटीज है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पास हमारे पास अब दूसरा फेमस पर्सनालिटी आई है, और दूसरी फेमस पर्सनालिटी का नाम है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह कौन है? जौनसार क्षेत्र में राजनीति के जनक। जौनसार क्षेत्र में राजनीति के जनक या राजनीतिक जन जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? गुलाब सिंह का है। और ये सिर्फ राजनीति में नहीं गए, चुनाव नहीं लड़े, ये मंत्री भी बने थे, और जौनसार क्षेत्र के पहले मंत्री भी यही है। और बहुत बड़ी बात है, एक जनजाति समाज से आना, चुनाव लड़ना,
चुनाव जीतना और मंत्री पद पाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर आपको समाज को सुधारना है तो आपको राजनीति ज्वाइन करनी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। मेरा तो बहुत मन करता समटाइम चुनाव लड़ने का, प्रधान बनूं, पार्षद बनूं, धीरे धीरे आगे बढ़ूं, विधायक मंत्री बनूं, ये बनूं। सच में आप समाज को कैसे सुधार सकते हो? आप कौन सी नौकरी करके समाज को सुधार लोगे? सबसे बड़ी नौकरी क्या है? डीएम, आईएएस बनोगे, सबसे बड़ी नौकरी वही है। आप कितने आईएएस को जानते हैं भैया? बताओ। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने जिले के भी डीएम का नाम पता नहीं होगा। क्या आईएएस बस डीएम ही बनता है? और जिसका नाम नौकर, नौकरी, नौकर, वो कैसे समाज को बड़े लेवल पे सुधार सकते हैं? राजनीति में जाके समाज को सुधारा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। उनके पास पावर्स बहुत है, क्योंकि राजनीति में जनता चुनती है और हमारे संविधान में जिसको जनता चुनती है उसको ज्यादा पावर मिली है। एक आईएएस ऑफिसर इतना बड़ा पद पे, इतने पढ़ाई लिखाई करके, इतना दिमाग टैलेंटेड होता है, और कोई एक विधायक अनपढ़ भी हो सकता है। और ये विधायक आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर करा देता है या कभी भी कुछ भी ऑर्डर दे देता है। क्यों? इस अनपढ़ विधायक को क्यों ज्यादा पावर मिली है? क्योंकि हमारे संविधान में इस पद को जनता ने चुना है और हमारे संविधान में जनता सर्वोपरि है। तो विधायक को, प्रधान को, पार्षद को, जिन पदों को जनता चुनती है उनको ज्यादा पावर मिली है। वजह जिन पदों को हमने अपनी मेहनत से पाया उनको नहीं मिली है। ये समझ लो आप बात को। कई बार बच्चे सोचते भी सर ऐसा क्यों होता है? हमने देखा होगा कोई नेता नूता होता, बड़े बड़े ऑफिसर आईपीएस आगे पीछे घूमते हैं, जबकि उन्होंने कितनी मेहनत करी थी। मगर इनको जनता ने चुना है और जिसको जनता चुनती है वो पावरफुल माना गया हमारे संविधान में। बस दैट्स इट। ठीक है। अभी जौनसार क्षेत्र के ही बॉबी पवार भाई चुनाव लड़े, तो मुझे इंडिविजुअली नहीं जानता है, मैं उनसे तभी मिला था जब हम देहरादून आंदोलन वगैरह में गए थे। बाकी एक बार वो कोटद्वार पे आया था, दैट टाइम मैं यहाँ था नहीं था, मैं मिल नहीं पाया था उनसे। आप मेरी पुरानी क्लासेस देखो उत्तराखंड की, आज से 4-5-6 महीने पहले की। उस जमाने में उस टाइम तक तो उनका चुनाव लड़ने का कोई विचार भी नहीं था। वो तो ना मुझे जानते, मैं उनको जानता हूं बस, मगर वो मुझे पर्सनली जानते नहीं, क्योंकि इतने लोगों से मिलते। मैंने दैट टाइम कहा था अपनी पुरानी वीडियोस में, आप देख सकते हैं कि उस बंदे को चुनाव लड़ना चाहिए यार। वो बंदा अकेला बेरोजगारों के लिए लड़ता है, उठता है, मार खाता है, जेल जाता है, डंडे पड़ते हैं, विरोध झेलता है। और अगर वो बंदा नौकरी करता, हमारे साथ बेरोजगार था, अगर कल बॉबी पवार भाई एक टीचर बन जाता, एक नौकरी पा लेता या पुलिस में भर्ती हो जाता, सरकारी नौकर बन जाता, तो फिर तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। जिस दिन हम सरकार में भर्ती हो गए, सरकार के नौकर बन गए, सरकारी आदमी बन गए, सरकारी नौकरी पा ली, फिर हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। उन्होंने दम दिखाया और सच में हुआ ऐसे, वो चुनाव लड़े। मैं तो उनको विधायक का चुनाव लड़ने की सोच रहा कि इनको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, तब उत्तराखंड में घपलों के बारे में बोल सकते खुल के, एक पावरफुल इंसान के जैसे। मगर वो एमपी का चुनाव लड़ गए, बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है इंडिविजुअली, बहुत ज्यादा खुशी। कोई भी वही नहीं, कोई यंग लड़का अगर राजनीति के क्षेत्र में जाता है ना, तो मुझे पर्सनल बड़ा खुशी होती। मैं तो फॉलो भी करता हूं ऐसे लोगों को कि वाह ये चाहते हैं। आगे जाके फ्यूचर में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसका निर्णय हम बाद में लेंगे, उनके क्रियाकलापों को देख के अगर वो जीतेंगे, पद पे आएंगे तो। फिलहाल अभी तक जो काम है वो A1 है, होपफुली आगे भी बढ़िया रहे। ऐसा एक नेता है रविंदर सिंह भाटी, देखना राजस्थान साइड के, यंग है, हमसे 2-4-5 साल बड़े होंगे। ABP से चुनाव लड़ रहे थे, कॉलेज का टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए, जीत गए। विधानसभा के चुनाव में विधायक का चुनाव निर्दलीय लड़े, बीजेपी कांग्रेस को हरा दिया, जीत गए। इस बार MP का चुनाव भी लड़े हैं और माइट पॉसिबल जीत जाए। भयानक भीड़ रहती है उनके पीछे भाई। इंस्टाग्राम में फॉलो करना रविंदर सिंह भाटी, फिर देखना उनके पीछे क्या भीड़ है। और निर्दलीय प्रत्याशी यार, एक यंग ब्लड। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी, मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया, मगर आप में से अगर 2 बच्चे भी समझ पाए मेरी बात को, कभी भी पार्टी वाइज वोट नहीं देना है। अगर हम अच्छे अच्छे लोगों को चुन के अपनी विधानसभा में भेजेंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा। अच्छे अच्छे लोग विधानसभा में चले गए, वो चाहे किसी भी पार्टी के हैं, अच्छे अच्छे लोग चले गए तो अच्छे अच्छे लोग राज्य को चलाएंगे तो राज्य का विकास होगा। लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, अच्छे अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अच्छे अच्छे सदस्यों को हम लोकसभा या संसद भवन में भेजेंगे चुन के, तो देश को चलाने वाले अच्छे अच्छे लोग देश के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाएंगे तो देश का विकास होगा।
तो एक पढ़े लिखे नागरिक होने की वजह से आपको पार्टी वाइज ना, आपको किसी व्यक्ति विशेष को देखना चाहिए कि यार ये आदमी देश हित में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये जो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है ये हमारा विकास कर सकता है, ये क्षेत्र का विकास कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर सोचो पूरे भारत से जितने जितने चुनाव लड़ रहे हैं, हर क्षेत्र से अच्छा बंदा दिल्ली संसद भवन में पहुंच गया, तो दिल्ली संसद भवन में सब अच्छे लोग पहुंचेंगे तो देश के लिए अच्छी नीतियां बनेंगी, देश का विकास होगा। ये सोचना में चाहिए, ठीक है। बाकी माफी चाहता हूँ, ये 5-7 मिनट आपका थोड़ा मैंने वेस्ट कर दिया, मगर मैंने बातें अच्छी बताई है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हुई है, मगर देश हित में एक सामान्य नागरिक होने की वजह से मैंने बताई है। प्लीज़ समझना, सुनना इन बातों को, ठीक है। बाकी कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है, बट ठीक है। तो जौनसार क्षेत्र में राजनीति के जनक किसे कहा जाता है? गुलाब सिंह को कहा जाता है। अगला है शिवराम। जौनसार के पहले कवि का टाइटल किसे मिला है? पंडित शिवराम को। जौनसार क्षेत्र के पहले कवि कौन है? पंडित शिवराम जी है, यहाँ पे लिखा है, ये पहले कवि है। और सर जी वे पहले कवि है जौनसार क्षेत्र के, अगर ये पहले कवि है तो कुछ तो लिखा होगा इन्होंने। तो जौनसार क्षेत्र के पहले कवि है और इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है वीर केसरी। इससे पहले जो हमने वीर केसरी चंद पढ़ा था, इन्होंने इसी वीर केसरी चंद पे क्या लिख दी? बुक लिख दी। तो क्वेश्चन आएगा वीर केसरी बुक रिटन बाय, तो वीर केसरी बुक किसने लिखी है? तो वीर केसरी बुक लिखी है पंडित शिवराम ने, पहले कवि है, इन्होंने बुक की वीर केसरी लिख दी। अगला नाम है रतन सिंह जौनसारी, लिख लीजिएगा। रतन सिंह जौनसारी जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि है। रिपीट करना, अगर क्वेश्चन आएगा जौनसार के पहले कवि तो आप क्या बोलोगे? पंडित शिवराम। और जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि, तो उनके आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी। अगला पॉइंट हमको ये लिखना है, भाव सिंह चौहान। फादर ऑफ जौनसार का टाइटल किसको मिला है भाई? भाव सिंह चौहान को मिला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जौनसार है, जौनसार का पितामह किसे कहा जाता है? भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। अगला टर्म है नंदलाल भारती। आप लिख लीजिएगा इन्हें ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज कर लो। क्या समझाना है इसमें? नंदलाल भारती संगीत के जनक है। जौनसार क्षेत्र में संगीत के जनक कौन है? नंदलाल भारती। वर्तमान में भी जौनसार क्षेत्र में एक संगीत का बड़ा नाम, फेमस नाम है जुबिन नौटियाल करके, बड़े फेमस है, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छी आवाज़ उनकी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने वो गाते भी, ठीक है। तो भी जौनसार क्षेत्र का ही है, मगर उस क्षेत्र का पहले संगीत का जनक कौन है? नंदलाल भारती, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के फील्ड में आके काम किया था। और इनको 2017 में लोक कला रत्न सम्मान भी मिल चुका है। जो नंदलाल भारती है, जौनसार क्षेत्र के पहले संगीतज्ञ है, यह संगीत के जनक है, और इनको 2017 में लोक कला रत्न सम्मान भी मिल चुका है नंदलाल भारती जी को। कुछ फेमस पर्सनालिटी थी जौनसार क्षेत्र के, इनको याद कर लेंगे। अगली फेमस पर्सनालिटी का नाम है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, और इसका नाम है केदार सिंह, ठीक है। केदार सिंह एक नाम है, और केदार सिंह समाज सेवा के रूप में इन्होंने काम किया है। असामाजिक सेवा या समाज सेवा का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। जौनसार क्षेत्र में समाज सेवा का अग्रदूत, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज सेवा का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो समाज सेवा का अग्रदूत कहा जाता है केदार सिंह को भाई। यहां से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, नंदलाल भारती दे देगा, पंडित शिवराम दे देगा, रतन सिंह जौनसारी दे देगा, और केदार सिंह दे देगा। चारों व्यक्ति जौनसार क्षेत्र से संबंधित है, बड़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटी अभी तुमने लिखी। निम्न में से कौन सा व्यक्ति सामाजिक सेवा या सामाजिक सेवा का अग्रदूत है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा ऐसा। समाज सेवा के बिहाफ पे इन्होंने कई काम किए होंगे। और जब हम समाज सेवा पढ़ते हैं तो किताबों में मुझे 2 नाम और दिखते हैं, और वो 2 नाम है देविका चौहान और कृपाराम जोशी। ऑल्सो ये लोग भी समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इन्होंने भी जौनसार के क्षेत्र में क्या किए? समाज सेवा की है, कुछ ना कुछ काम जरूर किया होगा। इनके बारे में मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है, माफी चाहता हूँ कि इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र रूप में किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। मेडिकल क्षेत्र में काम किया है, हॉस्पिटल खोले, ये गरीबों का इलाज कराया है, ये जन जागरूकता है वहाँ पे फैलाई है, गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, गरीब कन्याओं के एजुकेशन की बात करी है, कुछ तो समाज सेवा के रूप में काम किया होगा। वो क्या किया है वो मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे 4 नाम, देविका चौहान, कृपाराम जोशी, केदार सिंह, और एक आ जाएगा अर्जुन सिंह, कि निम्न में से कौन जौनसार क्षेत्र के समाज सेवा से संबंधित है और नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और आजकल ये कथन वाले क्वेश्चन उत्तराखंड के ग्रुप सी के एग्जाम में ज़्यादा बन रहे हैं। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, तो प्लीज़ समझिएगा, हर चीज़ को नोट करिएगा, और प्लीज़ क्लास खत्म होने के बाद आप उसको रिवाइज करिएगा।
ठीक है, तो हमने मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जौनसार क्षेत्र के जो प्रमुख व्यक्ति थे, ये जौनसार क्षेत्र के सभी प्रमुख व्यक्ति मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। गुलाब सिंह कौन थे? राजनीति के जनक। शिवराम कौन है? पहले कवि। पहली बुक कौन है? वीर केसरी। रतन सिंह जौनसारी कौन है? आधुनिक कवि। भाव सिंह चौहान कौन है? फादर ऑफ जौनसार। नंदलाल भारती कौन है? संगीत का जनक। 2017 में लोक कला सम्मान। केदार सिंह कौन है? समाज सेवा के अग्रदूत। और साथ में देविका चौहान और कृपाराम जोशी, ये दो लोग भी समाज सेवा के क्या है वहाँ पे अग्रदूत है। इन पॉइंटों को आपने याद कर लिया होगा। तो लगभग 51-52 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं और बीच में मिससेलेनियस वन लाइनर पॉइंट हमने पढ़ाए थे आपको। ये था जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति का एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, पर थोड़ी एक क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक और पार्ट नहीं बनाऊंगा। इसी क्लास में और आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जो अब आगे की चीजें पढ़ेंगे, ये कम ही बच्चों ने पढ़ी होगी, सबने नहीं पढ़ी होगी, और ऐसा तो नहीं किसी ने नहीं पढ़ी, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी भी होगी। अभी तक की जो भी चीजें थी थोड़ा आम चीजें थी, सबको पता था। अब हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, और वो सभी बुकों में नहीं है, तो जिसने वो बुक पढ़ी होगी उसने वो चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अब हम लिखेंगे जौनसार क्षेत्र के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, ये जौनसार क्षेत्र की प्रथाएं, ये जौनसारी जनजातियों की प्रथाएं, एक ऐसी हेडिंग डालेंगे, जौनसारी या जौनसारी जनजाति की प्रथाएं, या वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के आप हेडिंग डाल दीजिएगा। अगली हेडिंग होगी आपकी जौनसारी जनजाति की कुछ प्रथाएं या प्रमुख प्रथाएं, या आप डाल सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, आप ऐसे करके हेडिंग डाल दीजिएगा। अब हम आगे आपको पढ़ाते हैं वन लाइनर फैक्ट अबाउट जौनसारी जनजाति। ठीक है, वेट करिएगा, थोड़ा जल ग्रहण करते हैं, गर्मी बहुत हो गई है। माफ़ी चाहता हूँ, पानी पीने गया था, चिल्लाते चिल्लाते तबीयत ख़राब हो जा रही है। वैसे आज ब्लैक भी पहना है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार कभी आना गर्मियों में दोस्त, इतनी गर्मी है कि क्या ही बताना, है ना। इसलिए मुझे पहाड़ पसंद आते हैं, यहाँ मजबूरी में रहना पड़ता है। तो जौनसारी समाज के वन लाइनर क्वेश्चन या जौनसारियों की प्रमुख प्रथाएं हम पढ़ रहे हैं। तो पहला था आपके पास राग डाक। राग डाक क्या होता है? देखो, ये इनका कल्चर है, ये इनका समाज है, और ये सारी चीज़ें मैं किताबों से बता रहा हूँ, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं बता रहा हूँ। कुछ गलत होगा तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी कोई मेंटलिटी ऐसी नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाऊँ। बस जो चीज़ें बुक में लिखी थी हम वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में आती है। क्वेश्चन आ जाएगा, राग डाग नामक प्रथा किस जनजाति में देखने के लिए मिलती, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जौनसारी। थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूँ इसमें क्या होता है। मैं मुंह से बोलूंगा क्योंकि इनकी डेफिनेशन इतना लंबा लंबा कौन लिख रहा है। समझाने की जिम्मेदारी मेरी, लिखने और समझने और याद करने की जिम्मेदारी आपकी, जो मोबाइल के सामने बैठा हुआ इंसान मेरी वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो राग डाग ऐसा है, माना जाता है या ऐसी मान्यता है, माना जाता है कि जौनसार समाज के कुछ स्त्री पुरुष के पास ऐसी शक्तियां होती है, ऐसी शक्तियां होती है कि वह जादू टोने या मंत्र से किसी की जान ले सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। ठीक है, राइटिंग पे इशू मत करना, मैंने तुम्हें लिखा दिया है, मैंने तुम्हें समझा दिया, बता दिया कि राग डाग नामक प्रथा कहाँ देखने के लिए मिलती है? जौनसारी समाज में देखने के लिए मिलती है। सर क्या है ये राग डाग? तो माना जाता है कि जौनसारी समाज में कुछ स्त्री पुरुषों को ऐसी शक्तियां, ऐसी विद्याएं, ऐसा मंत्र जादू टोना आता है कि वो कभी भी इच्छा अनुसार किसी को मृत्यु दे सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने जादू टोने से किसी की जान ले सकते हैं। ठीक है, तो मान्यताएं किताबों में लिखी है, मैंने आपको बता दिया है ना। अगला, गणाद नामक प्रथा किस जनजाति में देखने के लिए मिलती है? जौनसारी। और ये बुजिना शब्द है, और बुजिना शब्द तो मेरे पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में भी खूब खाब देखने के लिए मिलता है भाई। कोई गढ़वाली होगा तो लगभग तुम सब लोगों ने बुजिना शब्द सुना होगा भाई। कुमाऊं नहीं होगा, मुझे पता नहीं वहां होता है नहीं होता है। ये क्या होता है कि कभी कभी लोग नया नया मकान बनाते हैं, तो किसी के मकानों में कोई जादू टोना करके कील बाल हड्डी फुड्डी मंत्र पंतर करके कुछ मकान में अंदर कुछ डाल देता है, और तब जो उस मकान के अंदर रहता है उसको भूत प्रेत या ऐसी आत्माएं या परेशानियां होती रहती है। तब लोग उनको जादू टोने वालों को बुलाते हैं, फिर मकान को तोड़ते हैं, जहाँ पे बुझने लगे रहते हैं उन बुझनों को बाहर निकालते हैं। तो ऐसा कुछ होता है गढ़वाल में भी, आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो गढ़वाली होगा।
है ना। बाकी कुमाऊं में होता है नहीं होता पता नहीं है। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? गणाद या बुजना नामक प्रथा कहाँ देखने के लिए मिलती है? जौनसारी समाज में देखने के लिए मिलती है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो इसमें की डेफिनेशन लिख लेना, शत्रु परिवार के मकान में, शत्रु परिवार के मकान में जादू टोना करके परेशान करने के लिए की जाने वाली पूजा या मंत्र। मैंने क्या बोला कि हम दुश्मन परिवार के, जो हमारा दुश्मन होगा, दुश्मन के मकान के अंदर कुछ जादू टोना करके डाल देते हैं कि जिससे दुश्मन परिवार क्या रहे, परेशान रहे, उनको भूत आत्मा परेशान करती रही, उनकी समस्याएं बढ़ती रही उनकी, उसके लिए उनके अंदर, मकान के अंदर जादू टोना करके डाल दिया जाता है। उसी को बोला जाता है बुझना। तो आप इसको लिख लेना, दुश्मन परिवार को परेशान करने के लिए दुश्मन परिवार के मकान में जादू टोना करके कुछ चीजें डाल देते हैं जिससे कि उनके घर में प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला माली, अगला टर्म है माली। ये माली क्या होता है? जौनसारी समाज में बोला जाता है कि माली वह व्यक्ति है जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है। जौनसारी समाज में, हमारे गांव में, पहाड़ों में भी अगर हम देवी देवताओं को, भगवानों को, ऐसी चीज़ों को मानते हैं तो चीज़ें होती है। कई बार गांव में हमारी तबीयत खराब होती है। आप बिलीव करो ना करो, जिस गांव में मैं रहता था, हमारे गांव में एक भी पंडित फैमिली नहीं रहती पूरे गांव में। ओनली ऑन एक पंडित फैमिली थी, वो भी दादा दादी मम्मी पापा कहते थे, वो किसी दूसरे गांव में रहते थे और उनको वहां से बुलाया गया था हमारे गांव में कि आप हमारे गांव में रहे। उनको मकान, छन्नी, गौशाला, जमीन जायदाद सब गांव वालों ने फ्री में बना के दी कि आप हमारे गांव में रहो, क्योंकि पंडित लोगों की जरूरत पड़ती है गांव में पूजा पाठ करने के लिए। जब तक हम स्कूल में पढ़ते थे, मुझे इतना याद है कि हमको कुछ भी तबीयत खराब होती थी, बुखार जुकाम कुछ भी लगता था, ऐसे छोटी मोटी तबीयत, हम उन ताई के पास जाते थे। वो ताई अभी भी गांव में है, बहुत ओल्ड एज हो चुकी है, लास्ट जीवन जी रही है। वो ताई हमको टीका लगाती थी, थोड़ा मंत्र उंत्र करती थी, हमारी तबीयत सही हो जाती थी। अब कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, शहरों में पला पड़ा, प्राइवेट स्कूल वाला होगा, उसको लगेगा कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वाकई में अगर साइंस के हिसाब से सोचो तो नहीं पॉसिबल है, डॉक्टर ही सही करेगा। मगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि हम तो कभी हॉस्पिटल नहीं गए, जब तक वो बॉडी गांव में थी ना, तब तक वो ऐसे ही कर देती थी। अभी भी देखो, ये काला धागा पहनना, ये वो पहनना, ये गाँव में ऐसा होता है। हम इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो चीज़ें मानी जाती है। कोई बिलीव नहीं करता, कोई मॉडर्न होता है कि नहीं ऐसा सब चीज़ें नहीं है, सब ऐसी है, तो वो अलग चीज़ है ना। मानना न मानना संविधान ने तुम्हें अधिकार दे रखे, मानो तो गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। वापिस टॉपिक पे आते, यही माली क्या है? तो जौनसार क्षेत्र में बोला जब किसी की तबीयत खराब होती है और उसकी बीमारी को सही करने के लिए पूजा पाठ करवाया जाता है, और उस पूजा पाठ में जिस पर देवता नाचता है उसको माली कहते हैं। और फिर यह देवता जादू टोना से या पूजा पाठ करके उसकी तबीयत को सही कर देता है। तो जौनसार क्षेत्र में जब बीमारी को दूर करने के लिए पूजा पाठ करवाया जाता है, और जिस पे देवता अवतरित होते हैं या जिस पे देवता नाचता है, जिस पे देवता अवतरित होते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहा जाता है माली। ओके, अगला ऊंझा प्रथा। ऊंझा प्रथा किस जनजाति में होती है? तो ऊंझा प्रथा भी जौनसारी जनजाति में होती है, और जैसे कि आपके आगे लिखा है बोर्ड पे, झाड़ फूंक नामक प्रथा ये होती है ऊंझा प्रथा। कहते हैं जौनसार, आप प्रॉपर लिख लेना, प्रॉपर। जौनसार क्षेत्र में जब किसी की तबीयत खराब हो रही है तो झाड़ फूंक करके उसकी तबीयत को सही करने के प्रोसेस को ऊंझा प्रथा कहते हैं। झाड़ फूंक करके कैसा कि जिस व्यक्ति को जादू टोना आता होगा वो पक्षी का पंख लेता है और उसको गाय के दूध में मिलाता है, और गाय के दूध से पक्षी के पंख को दूध में डुबा के उस बीमार व्यक्ति पे उसके छींटे मारते हैं, और साथ साथ में मंत्र जादू पढ़ते रहते हैं, और उससे ही झाड़ फूंक करके बीमार आदमी की तबीयत सही हो जाती है। उसको बोला जाता है ऊंझा प्रथा। ऊंझा प्रथा कहाँ देखने के लिए मिलता है? जौनसारी समाज में देखने के लिए मिलता है। ऊंझा प्रथा क्या है? झाड़ फूंक करके बीमारी को ठीक करना, इसी को ऊंझा प्रथा कहा जाता है। इसमें गाय के दूध को पक्षी के पंख से छींटे मारे जाते हैं बीमार आदमी पे, वो सही हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, बायथा क्या है? बायथा, अगर क्वेश्चन आएगा बायथा प्रथा क्या है तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। बायथा प्रथा भी बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारियां ऐसे नहीं लिखते भाई, यहाँ बीमारियां से लिखते,
बीमारी को ठीक करने के लिए, ये बीमारी को ठीक करने के लिए ऐसे बोला, जब जादू टोना करके भी बीमार आदमी ठीक नहीं हो रहा है, झाड़ फूंक या ऊंचा पड़ता से भी बीमार आदमी ठीक नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे? जैसे हम अपने गांव के हॉस्पिटल में जाते नई बात होगी, तो शहर के हॉस्पिटल में जाते नई बात होती है, फिर हम जॉली ग्रांट या एम्स चले जाते नई बात होती है, हम दिल्ली चले जाते इलाज का, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं हॉस्पिटल का भी। तो अभी आप जब जादू टोने से भी बीमार आदमी सही नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कि ये ऐसा मानते हैं कि अब पशु बलि प्रथा करनी पड़ेगी, और पशु बलि प्रथा करेंगे, पशु बलि देंगे, तो वो सारी बीमारियां उस पशु के अंदर चले जाती है और उस पशु को हम मार देते हैं, और तब वो बीमारी सही हो जाती है, फिर आदमी ठीक हो जाता है। तो बीमारी के ठीक करने के लिए की जाने वाली पशु बलि प्रथा, उसको बोला जाता है बायता प्रथा। जब झाड़ फूंक द्वारा भी बीमारी सही नहीं होती, तो पुरोहित पशु बलि प्रथा की जाती है। पुरोहित मतलब पशु बलि प्रथा को, विधि को अपनाने की बात करता है, जिससे कि दुष्ट आत्मा क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। ये बात भी आप लिख लेना। अगला है मेरे भाइयों, और अगला है उल्टाऊ प्रथा। उल्टा बोले तो उल्टा, जैसे सुल्टा और उल्टा, ये सुल्टा आते उल्टा आते। तो आप बीमारी जादू टोना करके, अभी पढ़ा हमने, किसी आदमी की जान ले दे रहे हो, आप जादू टोना करके किसी बीमार आदमी को सही कर दे रहे हो, आप जादू टोना करके किसी को बीमार कर दे रहे हो, या किसी के घर के अंदर कुछ जादू टोना कर दे रहे हो। अब तुमने, ये ए है, ये बी है, ए ने जादू टोना करके इसको परेशान कर दिया, अब ये जिंदगी में परेशान तो नहीं होता रहेगा ना, ये जादू टोना करके उसके द्वारा भेजी गई परेशानियों को सॉल्व भी तो कर देगा। नहीं समझ पा रहे? जैसे हम गांव में पूजा पाठ कराते हैं कि वेलू तक खिला दिया, ये वेलू तक पिला दिया, ये वो पगले गया, ये वैन हो गया, फिर वो घर में जादू टोना मंत्र उन्तर वो भी नचाए पूजाए जगरी कराते, फिर वो आदमी सही हो जाता है। तो जब तुम जादू पूजा पाठ जादू टोना करके किसको बीमार कर सकते हो, तो वो बीमार आदमी फिर जादू टोना करके खुद सही भी तो हो सकता है। ऐसे भी तो कोई मंत्र होंगे, जब बीमार करने के मंत्र है, परेशान करने के मंत्र है, तो सही करने के भी मंत्र होंगे। तो वही है ये उल्टा ऊपर था। जब जादू टोना करके किसी व्यक्ति को परेशान किया जाता है, किसी पे बीमारियां लगाई जाती है, किसी पे भूत प्रेत की आत्मा चिपकाई जाती है, तो बीमार व्यक्ति भी जादू टोना करके फिर वापस सही हो जाता। उल्टा कर देता हूं, उल्टा ऊपर था। ठीक है, लिख दोगे ना इसको अपनी लैंग्वेज में? क्वेश्चन तो इतना ही आएगा, उल्टा ऊपर था क्या है या कहां देखी जाती है? जौनसारी समाज में अगर आप जादू टोना करके किसी को बीमार या परेशान कर रहे हो, तो बीमार हो परेशान आदमी भी जादू टोना करके वापस बैक में सही हो सकता है। उल्टा ऊपर था उसे कहा जाता है। लास्ट में पुंगरा, अंतिम है आज का पुंगरा। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि क्लास में आपको नए नए फैक्ट भी देखने के लिए मिले होंगे। अगर क्लास पसंद आई है, क्लास में कुछ भी सीखने के लिए मिला इतना सभी, तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर करना। आपके शेयर की मुझे नीड है। आप व्हाट्सएप स्टेटस पे भी से लगा दोगे ना, ये मोर देन इनफ है मेरे लिए। या आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। अगर बच्चों को पसंद आएगा तो खुद ही पढ़ लेगा, और क्या दिक्कत है। आप लाइब्रेरी जाते होंगे तो लाइब्रेरी का ग्रुप होगा, उसमें भेज सकते हैं। अगर उनको पसंद आएगा तो वो पढ़ लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता तो चले कि हाँ ये भी कोई चैनल है। तो आप एक बार इतनी मदद कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा और कुछ बेहतर और कुछ सीखने के लिए मिला तो, अगर नहीं मिला है तो हम कोशिश करेंगे और अच्छा करने की। और जिस दिन आप पसंद कर लोगे उस दिन आप ये काम कर देना, शेयर कर लेना। ठीक है। पुंगरा एक अंतिम पड़ता है। अब पुंगरा हमने अभी भी जौनसारी समाज के हमारे यहाँ भी होता है कि कभी हम गांव में लुक्का छुपी खेलते थे, हम छुपे रहते थे ऐसे ही, उधर से दोस्त आते तो हम करते थे हाँ, और वो डर जाता था। खासकर हम तब करते थे स्कूलों में, हम झाड़ियों में छुपे रहते थे। मेरी स्कूल कम से कम 15 किलोमीटर दूर होती थी, और पैदल पैदल जाते थे। और भाई इतनी खड़ी चढ़ाई में पैदल जाते थे ना स्कूल पढ़ने के लिए, इंटर कॉलेज, इतना बड़ा पिट्ठू लेके कि अगर उतने ही वजन के साथ अब चढ़ा देंगे ना मुझे उस पहाड़ी पे, तो अब न चढ़ पाऊँ मैं। और उस जमाने में हम चढ़ते थे, कक्षा 6 में इतने इतने थे हम, और तब चढ़ते थे। तो पुंगरा पड़ता क्या है, जैसे हम छुपे रहते हैं और अचानक से कोई आता है घर में, या भी या शादी में, हम यार दोस्त आपस में करते नहीं है, और अचानक से किसी को डरा देता है ऐसे करके, और वो डर जाता है ऐसे झस। तो नॉर्मली तो कुछ नहीं होता है, मगर अभी भी गांव में बोलते हैं कि छोटे बच्चे को ऐसे डराते नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो जाती। हमारे गढ़वाल में बोलते हो झसके गया वो। ठीक है। तो ऐसा ही है पुंगरा प्रथा। तो जौनसार क्षेत्र में बोला जाता है, जब कोई व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति किसी पशु या किसी मनुष्य की वजह से अचानक से डर जाता है। जौनसार क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति किसी पशु या किसी व्यक्ति से अचानक से डर जाता है, अचानक से आदमी क्या करता है, डर जाता है, तो उसके डर को दूर करने के लिए जो पूजा की जाती है उसको बोला जाता है पुंगरा प्रथा।
उसको क्या बोला जाता है? पुंगरा प्रथा बोला जाता है। आप छुपे थे, इधर से कोई आया, आपने उसे डराया, वो बेहोश हो गया, झस डर के जाता है। तो उसके बाद आप उस आदमी को सही करोगे, तो उस आदमी के अंदर जो डर बैठ गया है, जो थोड़ा बहुत जो भी है, वो सिस्टम को सही करने, उसको वापस बैकवर्ड नॉर्मल करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है पुंगरा प्रथा। गॉट इट? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्लास पसंद भी आई होगी। और अगर क्लास पसंद आई तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। थोड़ी सी आप मदद कर दो, जैसे कि मैं आपकी मदद करता हूं पढ़ाने में, जो टॉपिक आप बोलते हो मैं पढ़ाता हूं, तो आपसे भी मैं मदद मांग रहा हूं, आपको भी वो करना चाहिए। अब क्लासेस प्रॉपर आएगी, बीच में तबीयत खराब थी, अभी थोड़ा बैक में आए हैं, तो सही सही होंगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ गलती होगी तो माफ़ी चाहते हैं, और पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।